हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेरेब्रल लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पॉलीटेक्निक का पहला लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा था, सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। क्या होता है मूल राशियाँ और बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, और क्या यूनिट का कन्वर्जन हम लोग बताए थे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी करवाए थे, ठीक है। इसके बाद उसका सेकंड लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला हमारा क्या है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, जो कि आता है, क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक है पेंच मापी या स्क्रू गेज। और तीसरा क्या पढ़ना है, सार्थक अंक। इम्पॉर्टेंट है, समझ लो। सार्थक अंक मतलब बहुत आसान भी है और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये मापों में त्रुटियाँ, ठीक है। अगर जिसका पहला लेक्चर मिस हो गया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पीछे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, या बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, तो ये देखो, ये क्या है, एक वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसमें दो स्केल होती हैं। एक होती है मेन स्केल, और ये जो छोटी वाली क्या होती है, वर्नियर स्केल। जैसे क्या, किसी ऑब्जेक्ट को नापना है, जिस चीज़ को भी मापना है उसको क्या करते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, जबड़ा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस जबड़े के बीच में फंसा देते हैं, ठीक है। या छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटा फंसा देंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, फिर इस यहाँ पास क्या लगा होता है, स्क्रू को फिर हम लोग टाइट करते हैं, टाइट करके फिर क्या देख लेते हैं, हम लोग माप देख लेते हैं, ठीक है। देखो, अब इसका अल्पतमांक क्या होता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है हमारा, हम लोग को वो चीज़ देखनी है, ठीक है। देखो, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या होता है, मुख्य पैमानों का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग, ठीक है। अभी देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, मुख्य पैमाना। ये मेन स्केल जो होता है, ये क्या होता है, मुख्य पैमाना, ठीक है। ये क्या होता है, वर्नियर पैमाना। एक काम करते हैं, माना कि हम लोग ऐसा मान लेते हैं, हमारे क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन दिया होता है ना, हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पास पढ़ेंगे, ठीक है। माना कि n वर्नियर पैमाने का भाग क्या होगा, m मुख्य पैमाने का भाग, ठीक है। ऐसा तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लिखा रहेगा साफ साफ कि इतने, मतलब जैसे कि 49 वर्नियर या 40 वर्नियर पैमाने का भाग क्या होगा, इसके m मुख्य पैमाने का भाग, ये तुम्हारे क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्या हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, n को क्या करें, यहाँ भेज दें, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यानी एक वर्नियर पैमाने का भाग बराबर क्या हो जाएगा, m/n मुख्य पैमाने का भाग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पास उठा के यहाँ, सॉरी, इसमें रखते हैं, ठीक है। अब इसमें रख के देखते हैं, अल्पतमांक को हम लोग क्या LC लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट इसको, ठीक है। हम लोग LC से लिखते हैं, क्या होता है, मुख्य पैमाने का एक भाग, लिखो मुख्य पैमाने का एक भाग। आप लोग भी यहाँ एक ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ एक ऐड कर लेना है आप लोग को, माइनस क्या लिखा हुआ, वर्नियर पैमाने का एक भाग, यानी वर्नियर पैमाने का एक भाग किसके बराबर होता है, n बना लो इसको, m/n
मुख्य पैमाने का भाग। एक काम देखो यहाँ पास से, मुख्य पैमाने का एक भाग, क्या लिख लो, क्या यहाँ से कॉमन हो गया, लीस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का एक भाग। यहाँ से क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, एक माइनस का m बटे n। तुमको पता है m क्या होता है, मुख्य पैमाने का एक भाग, या और m मुख्य पैमाने का भाग होता है, और n क्या होता है, वर्नियर पैमाने का भाग। ये जो तुम्हारा फार्मूला है, ये फाइनल फार्मूला है तुम्हारा लिस्ट काउंट के जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इसको डिब्बा में बंद कर लो, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न से ये जो हमने पीछे पढ़ा है ये हमारा क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी की मुख्य मापनी को 0.5 mm के भागों में विभक्त किया गया है। वर्नियर मापनी के 50 मुख्य भाग, वर्नियर मापनी के कितने भाग, 50, जो कि क्या है, मुख्य मापनी के 49 भागों के साथ मिलता है। यानी कि n कितना है, 50, और m कितना है, 49। देखो ना, कह रहा है मुख्य मापनी के 49 और वर्नियर मापनी के 50, ये दोनों क्या है, मिलते हैं। और ये हमारा क्या होता है, जो पहले से मुख्य मापनी को जो ये डिवीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य मापनी का एक भाग, मुख्य मापनी का एक भाग। देखो अब इसको सॉल्व करो भाई, अल्पतमांक पूछा है तो क्या लिखोगे, मुख्य मापनी का, मुख्य या मापनी या लिख लो जो भी, पैमाने का एक भाग इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस m बटे n। मुख्य पैमाने का एक भाग तुमको कितना दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर टू 1 माइनस m कितना है हमारा, 49 बटे 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से कम 50 में से 49 गए, 1 बटे 50 आ जाएगा, 0.5 mm गुणे 1 बटे क्या आ जाएगा, 50। एक काम करें, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, 0, तो कितना आ जाएगा, 100। यानी क्या आ गया, 1 बटे 100 मिलीमीटर। या हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास दशमलव लिया, 0 बढ़ गया, एक 0 बढ़ाया, अब एक 0 बढ़ गया, या हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, सब कुछ तुम्हारे क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, वर्नियर मापनी के कितने भाग किसके बराबर हैं, और तुमको एक मुख्य मापनी के एक भाग दिया रहेगा, बस ऐसे ही सवाल लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो बात आती है पेंच मापी की या स्क्रू गेज। ये क्या होता है, और मतलब जब वर्नियर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें थी जिनको वर्नियर कैलिपर्स नहीं माप पाया, तो उसके बाद क्या हुआ, पेंच मापी की खोज हुई। पेंच मापी का अल्पतमांक, देखो अल्पतमांक ही तुम्हारे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, पेंच मापी का अल्पतमांक क्या होता है, पेंच का चूड़ी अंतराल, पेंच का चूड़ी अंतराल और गोली पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। इसमें से तुमको या तो ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा, या ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये पूछ लेगा। तो फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा के रखना है। पेंच मापी का अल्पतमांक या एलसी क्या होता है, पेंच का चूड़ी अंतराल बटे गोली पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है, यदि पेंच का चूड़ी अंतराल कितना है, लीस्ट काउंट कितना है इसका, 1 मिलीमीटर है, सॉरी चूड़ी अंतराल, चूड़ी
अंतराल इसका कितना है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है। और दूसरा क्या है, स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, शीर्ष भाग। अब देखो शीर्ष भाग जो होता है ये क्या होता है, गोली पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। कुल भागों की संख्या कितनी दी हुई है तुमको, 50। तो क्या पूछा है, अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है भाई, 1 मिलीमीटर बटे 50, यानी कितना आ गया, 1 दशमलव बढ़ा, यहाँ 0 आया है ना, हाँ दशमलव बढ़ा, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 बढ़ा, यहाँ 0 आ गया, कितना आया नीचे। अब बटे में कितना है, 50, इसको ऐसे सॉल्व कर, यहाँ दशमलव आया, यहाँ 0 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, यहाँ 0 बढ़ा, 50 से काट दिया, कितना बार में आ गया, 2, यानी कितना 0.02 मिलीमीटर। तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। अगला देखो, एक पंचमापी का अल्पतमांक एलसी आपको क्या है, दिया हुआ है, कितना 0.0025 mm। वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है। तुमको वही दे दिया है भाई, गोली पैमाना या वृत्ताकार पैमाना दे दिया है, कितना, गोली पैमाना कितना है, 100। चूड़ी अंतराल तुमसे पूछा है, चूड़ी अंतराल क्या है पूछा है, चूड़ी अंतराल पूछा है तुमसे। ठीक है, तो चूड़ी अंतराल क्या होता है, हम लोग ये पढ़ के आए, गोली पैमानों की संख्या। तो हमको यहाँ पास ये निकालना है भाई, ये पता है, ये रख लो 0.0025 इंटू गोली पैमाने पर कितनी संख्या है भाई, 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, चूड़ी अंतराल। इसको गुणा कर लो, ये 2 जीरो से क्या होगा, दशमलव जो है उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.25 मिलीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद देखो आता है, पूछता है यथार्थता की सीमा क्या होती है। किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई माप उतनी ही यथार्थ होगी। यथार्थता मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या हुआ, कौन सी चीज क्या कितनी ज्यादा सही है। जैसे कि एक रॉड लिया हुआ है, ठीक है, ये रॉड अभी हम लोग मान लेते हैं 1 मीटर की मानते हैं, और यही सेम रॉड को एक कोई नापता है 1.01 मीटर, और एक कोई और यही रॉड को नापता है 1.011 इतना नापता है मीटर। तो बताओ इसमें से सबसे सही कौन माप रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे एक्यूरेट कौन सी है, ये। ठीक है, या तो हम एक भी कह सकते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा सार्थक अंक है वही क्या है, हमारा एक्यूरेट है। ठीक है, या लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इसीलिए देखो यहाँ पास हम लोग क्या पढ़ के आए, मिलीमीटर में ना, क्योंकि मिलीमीटर क्या होता है, बहुत कम, 0.0025, यानी जितना मतलब एकदम बारीकी से उसको हम नापते हैं। ठीक है, देखो अब आगे बात करते हैं सार्थक अंक की क्या होता है। सार्थक अंक जो है ना एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जरूर से। देखो क्या कर रहा है, पहला इसके नियम है, इसके सारे नियम आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। ठीक है, इसका पहला नियम क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 7, ये सब क्या है, सबके सब सार्थक। कितने सार्थक अंक हैं, 5। कुछ भी अपने तरफ से बना लो,
देखो ये हमारा क्या हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, मतलब कि दो अशून्य अंक, यानी कि मान लिया एक 2 कर लिया, 0 0 3, ऐसे 2003 लिखा हुआ है। तो दो अशून्य अंक कौन से, एक ये है और एक ये है, के बीच सभी शून्य, ये सब क्या होंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, दो अशून्य के बीच में जितने भी 0 होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। देखो तीसरा नियम क्या है, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। यहाँ पास कितने सार्थक अंक हो गए, 4। अगर यहाँ की बात किया जाए, ठीक है, मान लिया कि लिखा हुआ है 0.0012 लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पास सार्थक अंक कितने होंगे, तो कह रहा है यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, यानी यहाँ पास कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारा 125 क्या है, सार्थक अंक है। ये क्या है, सार्थक अंक है। तो चौथा क्या है, यदि दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। मान लिया कि ऐसे लिखा हुआ है 1.001 ऐसे करके लिखा हुआ है। अगर तुमसे पूछा जाए यहाँ पर सार्थक अंक कितने होंगे, तो क्या बताना है, 4। मान लिया ऐसे ही लिख दिया 1.00, तो सार्थक अंक कितने बताने हैं, 3, क्योंकि दशमलव से पहले क्या है, एक अशून्य है, अशून्य अंक है, और दशमलव के बाद क्या है, शून्य है, तो ये क्या गिने जाएंगे, सार्थक अंक में। पांचवा क्या कह रहे हैं, 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको देखो कैसे समझना है, जैसे कि यहाँ पास हम लिखे हैं 5 4 6 7, तो हम इसको 3-4 तरीके से, एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी देखो इसके पास सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या एक ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 54.67 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.467 गुणे 10 की पावर 3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर भाई देखा जाए, ये बताओ, जो 10 की पावर होती है उसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं मान के चलते। ठीक है, अगर यहाँ पास देखा जाए तो सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 4 है, क्योंकि सारे क्या है, अशून्य अंक है। यहाँ भी कितनी है, 4 है, यहाँ भी कितनी है, यहाँ भी कितनी है, 4 है। और एग्जाम्पल तुम लोग समझ सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के, आप लोग समझ सकते हो। जैसे मान लिया कि आपको दे दिया हुआ है 3001, अब इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 300.1 गुणे 10 की पावर कितना, 1, या ऐसे लिख सकते हैं 30.01 गुणे 10 की पावर 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3.001 गुणे 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 तो होगा नहीं भाई, तो यहाँ भी कितने हैं, 4 सार्थक अंक है, यहाँ भी कितने हैं, 4 है, यहाँ भी कितने हैं, 4 सार्थक अंक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सार्थक अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो उतना तो इम्पोर्टेंट था ही, उसके अलावा ये जो 2 पॉइंट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं यहाँ से बनते हैं, अगर पीछे से बना तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से तो बनता ही है। देखो क्वेश्चन क्या है, जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। तो पहला क्या नियम है, जोड़ना और घटाने का नियम है। मान लिया कि हम किसी चीज को जोड़ते हैं, एक चीज ऐसे लिखा हुआ 6.47 प्लस में कर दिए हैं हम 2.1,
ठीक है। अब जोड़ेंगे तो इसको हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ 8.57। ये क्या सही है? नहीं, नहीं सही। अगर सही से देखा जाए सार्थक अंक के हिसाब से तो ये गलत है। तो सार्थक अंक हम कैसे देखेंगे भाई? माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने जो सबसे कम सार्थक अंक होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पास कितने सार्थक अंक है? 3 है, और यहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो जो सबसे कम सार्थक अंक वाला है उसमें हम देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 है। तो यहाँ हमारा उत्तर में भी क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक ही आएगा खाली। ठीक है, आप देख सकते हो 6.4321 2.0001 3.12। अब इसको जोड़ लो, 1255 पॉइंट। इसको एक काम करो, इसको तुम 1 बना लो, नहीं तो भी राउंडिंग ऑफ हम बताएंगे तुम लोग को। इसको एक काम करो 1 बना लो, ठीक है। इसको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पास ये क्या 9 सही है? नहीं सही, क्योंकि यहाँ सार्थक अंक कितने हैं? 5 हैं। यहाँ भी कितने हैं? 5 हैं। यहाँ कितने हैं? 3 है। तो 3 वाले में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। तो हम लोग क्या करना होगा, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 9.55। ठीक है, ये तो हो गया जोड़ना तथा घटाने के लिए। अब आगे देखो गुणा और भाग के लिए। गुणा और भाग के लिए भी वही चीज है। मान लिया कि जैसे हम गुणा करते हैं 1.42 गुणे 1.1, इससे जब हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? आप लोग गुणा कर लो, फिर हम लोग कर लेते हैं इसको। हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 1.213 है ना, 1.562, 1.562। ये क्या सही है? नहीं सही। हमको ये देखना है कि सबसे कम सार्थक अंक वाला कौन है। यहाँ कितने हैं? 2 है, और यहाँ कितने हैं? 1 है। तो हमको सबसे कम सार्थक अंक वाले के हिसाब से रखना है ना। तो कितना रखेंगे? 1.5। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह भाग में भी है। भाग वाले में क्या हमको ये देखना होता है कि सबसे कम सार्थक अंक कौन सा है, वही हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो कह रहे एक घन की भुजा जो है कितना, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब मापी गई है। घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। अब भाई मान लिया क्या है, एक घन है, ठीक है। घन की एक साइड तुमको दी हुई है, L बराबर दिया होगा 1.2 सेंटीमीटर। घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब इसका आयतन पूछा है। तो आयतन क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन तो हम लोग यही पढ़ के आए ना। जैसे अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है खाली। तो अब देखो लंबाई, यहाँ पास लंबाई गुणे चौड़ाई सब क्या है? एकदम बराबर है। तो रख लो भाई, कितना? 1.12 सेंटीमीटर गुणे 1.12 सेंटीमीटर गुणे 1.12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 का गुणा होगा आपस में तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अब भाई क्या करना है? 1.12 गुणे, तो आप लोग को तो खैर कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, मैं खैर कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ रहा है 1.12। थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया होगा, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। सॉरी,
पूरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ 1.12 नहीं है, 1.2 है। अब आ जाएगा सबका आंसर, ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ क्या करेंगे 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा भाई? हमारा उत्तर जो आता है कितना आता है? 1.728, इतना उत्तर आता है। तो क्या ये सही है? आंसर तुमको मिल जाएगा। कहो ये 3 की जगह 8 बना हो तो इंसान इसको मार के चलाएगा, लेकिन क्या है, गलत है। सार्थक अंक हम कैसे बताएंगे? जो सबसे कम हो। अगर देखा जाए तीनों में सबसे कम, तीनों बराबर हैं, लेकिन दशमलव के बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है? 3। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1.7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। सेंटीमीटर 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 का आपस में जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यूब। अब देखो अगला क्वेश्चन। एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? सब लोग पढ़ के आए होंगे, दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 1260, ठीक है। और समय कितना है हमारा यहाँ पर देखा जाए तो 17। अगर जब हम इसको काटते हैं 1260 को 17 से, तो ये हमारा आता है उत्तर 74.117, इतना आता है, ठीक है। अब यहाँ पास ये क्या आंसर सही है? इतना तुमको मिल जाएगा 74.11, 74.1, 74 यहाँ पास। लेकिन हमको क्या देखना है? सार्थक अंक। देखा जाए तो सबसे कम सार्थक अंक किसके पास? यहाँ है 2 है, और यहाँ कितना है? 4। तो हमको उत्तर कितना कम वाले के हिसाब से लिखना होता है, तो इसके हिसाब से उत्तर कितना हो जाएगा? 74। खाली 2 ही है ना, तो 2 रखेंगे, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो आप लोग भैया इसको कर ही लोगे यार, हम रूल बताए के ही आए हैं। दशमलव के पहले क्या हो? कोई शून्य अंक हो तो ये मतलब ये क्या होता है? अशून्य अंक के पहले जितने भी 0 होंगे सब क्या होंगे? सार्थक अंक नहीं होंगे। यहाँ पर सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो त्रुटियां, त्रुटि की बात करता है, त्रुटि से भी आता है खैर क्वेश्चन। त्रुटि देखो यहाँ पर 3 तरह की दिया गया हुआ है। पहली क्या होती है? यंत्रगत त्रुटियां। ये त्रुटियां यांत्रिक अपूर्णता से संबद्ध है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये क्या हो, या इसको बोलते हैं मैकेनिकल एरर, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये क्या होती है? यंत्रगत त्रुटियां। दूसरा क्या होता है? प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, प्रयोग के दौरान बाह्य कारणों द्वारा जनित त्रुटियां इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे मान लिया हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, किसमें? वैक्यूम में। पता लगा हम सावधानी नहीं बरते, बाहर से क्या हो गई? एयर आ गई। वैक्यूम मतलब क्या होता है? निर्वात, ठीक है। निर्वात में कोई हमको रिएक्शन करा नहीं, और बाहर से हवा आ गई, तो इसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ तो एरर हो ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ एरर हो जाती है, चाहे जितना बचाओ। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत त्रुटियां, प्रयोगकर्ता की अपूर्णता व्यक्तिगत त्रुटियों का कारण है। व्यक्तिगत त्रुटियां यानी लापरवाह हो इंसान, मान लिया कोई रिएक्शन लंबी चलने वाली हो, 1 से 2 घंटा वाली हो, पता लगा सो गया, तो लापरवाही में क्या होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जो अब हमारा जहां से क्वेश्चन आता है, जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, ठीक है। माना कि कोई एक स्कूल है, स्कूल में क्या होता है? कुछ बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ माप लिए हैं, ठीक है। तो माना कि किसी राशि, कोई भी राशि है वो, मतलब मान लिया कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारा टाइम ले सकते हैं या लेंथ ले सकते हैं या किसी भी चीज़ के लिए। मान लिया राशि n मापनों, n बार, मतलब n मतलब क्या है? कई बार, n मापनों के मान
क्रमशः क्या क्या दिए हुए है, मान लिया कि दिया हुआ है A1, सॉरी यहाँ प्लस नहीं रहेगा, दे दिया है, मान लिया A1 दे दिया है, कॉमा A2 दे दिया है, कॉमा A3 ऐसे ही दे दिया हुआ है। मतलब कि जितने भी स्टूडेंट थे वो क्या हुआ, हर सारी माप क्या है, सबकी अलग अलग आई है। मान लिया 3 स्टूडेंट है, तीनों की माप क्या है, अलग अलग आई है। मान लिया कि कोई एक रॉड है जिसकी लंबाई कुछ लंबाई है, 3 स्टूडेंट उसको नापते हैं क्या, अलग अलग, यानी कि तीनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी माप निकाली गई होती है इनका क्या लेते हैं, माध्य निकालते हैं। पहले माध्य कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3। मान लिया n माप दी हुई हो तो क्या करेंगे, डॉट 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 AN अपॉन में क्या होगा n। तो ये हमारा यहां से क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। माध्य को अगर A यहां बात कर रहा है तो इसको माध्य को हम लोग मान लेते हैं क्या, A। ठीक है, ये माध्य जो होता है ये हमारी क्या होती है, सत्य वैल्यू, ट्रू वैल्यू होती है। यही हमारा क्या होता है, ओरिजिनल लंबाई होती है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, वैसे रियलिटी में ये भी नहीं होती, लेकिन मान के हम लोग इसे चलते हैं। अब इसके बाद बात आती है निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट, मतलब कितना एरर है। तो अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो पहले अगर हम डेल्टा A1 देखेंगे तो क्या हो जाता है हमारा, हम लोग अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, A1 माइनस A माध्य, यानी इसमें से क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा A2 माइनस A माध्य, A3 माइनस A माध्य आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, निरपेक्ष त्रुटियां, जो हमारी असल में त्रुटि होगी वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो बात आती है आपेक्षिक त्रुटि। देखो आपेक्षिक त्रुटि में क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य ले लिया होता है, डेल्टा A माध्य, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 बनेगा, ये डेल्टा A2 बनेगा, ये डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। इसी तरह और जो जितना भी दिया रहेगा हम लोग सबको कर लेंगे, अपन में यहाँ मान लेते हैं n। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है तो आगे लिख भी लेते हैं ना, डेल्टा AN। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि। जो कि क्या होता है, डेल्टा A माध्य अपॉन में A माध्य के बराबर होता है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, इसके आगे लिख लो, जो कि क्या होता है, डेल्टा A माध्य। देखो ये क्या हुआ, डेल्टा A माध्य अपॉन में ये क्या हो गया, डेल्टा A का माध्य हो गया। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, A माध्य। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपेक्षिक त्रुटि को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा A अपॉन में A। ये हमारा क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100। इसमें क्या करें, 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा A बटे A गुणे 100। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। ठीक है, आगे देखो इसमें जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हम लोग वो पढ़ेंगे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। अभी तक तो हम लोग इतना पढ़े, लेकिन देखो इसको क्या होता है, त्रुटि को जोड़ने के भी कुछ तरीके अलग होते हैं। त्रुटियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, त्रुटि कैसे आपस में घटती हैं, कैसे इनका गुणा होता है, कैसा घटाना होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे त्रुटि का
त्रुटि का बना लो उसको, जोड़ एवं घटाना। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका जोड़ पढ़ते हैं। ठीक है, मान लिया, अब जोड़ हम कैसे पढ़ते हैं, मान लिया कि एक रॉड है, दो रॉड ली गई हैं, एक रॉड की लंबाई है मान लिया 2, प्लस माइनस क्या होता है 0.1, और एक रॉड की लंबाई क्या है 3, प्लस माइनस कितना है 0.2। यहाँ पास अगर जो ये 3 होता है, ये हमारा क्या होता है a, यानी कि ट्रू वैल्यू, जो हम लोग अभी यहाँ पीछे देख के आए, ये हमारा माध्य, जो a माध्य होता है वो क्या होता है, ये होता है। और ये क्या होता है, एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि। यानी अगर देखा जाए यहाँ पास, तो जो मेन त्रुटि होती है, त्रुटि क्या होती है, ये यहाँ त्रुटि क्या होगी, ये, यानी 0.1 की वो त्रुटि कर सकता है, यानी 2 से क्या है वो 0.1 ज्यादा भी बता सकता है और 0.1 कम भी बता सकता है, इतने की त्रुटि हो सकती है इसमें। ठीक है, इसमें भी क्या है 0.2 की त्रुटि हो सकती है, ज्यादा भी बता सकता है, कम भी। तो अगर इन दोनों को क्या किया, इन दोनों रॉड को जोड़ दिया, तो रॉड को जो ये वैल्यू है, ये तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे भाई, 3, 2, 5। और जो त्रुटि भी होती है वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ के कितना हो जाएगा 0.3। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखो दूसरा क्या है, घटाना। अब देखो घटाना क्या है, जैसे क्या है, एक रॉड है, रॉड का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। रॉड की लंबाई कितनी है 3 प्लस माइनस 0.3 है, और उसमें से क्या किया है 1 प्लस माइनस 0.1, अगर सेंटीमीटर में ही मैं सब मान लो, को क्या किया, घटा दिया। इसमें से क्या किया, तोड़ के इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। तो अब भाई घटाना क्या होगा, घटाना में अगर देखा जाए तो 3, इसमें से 3 में से 1 गए, कितना आएगा 2, और 0.3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0.3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0.2। तो क्या ये आंसर सही है, नहीं, ये हमारा आंसर गलत आ जाएगा। एक बात को हमेशा ध्यान में रख लो, इसको नोट बना के कहीं लिख लो कि जो त्रुटि होती है, त्रुटि का नेचर ही होता है, त्रुटि हमेशा आपस में जुड़ती है, चाहे वो क्या हो, जोड़ हो या घटाना हो। घटाना होगा तो जो ये मेन वैल्यू होती है, ये क्या है, घटेगी या जुड़ेगी, लेकिन जो त्रुटि है वो हमेशा क्या होती है, आपस में जुड़ती है। तो हमें आंसर यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 0.4, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सबको, जोड़ और घटाना। ठीक है, जोड़ना हो गया और ये घटाना हो गया। त्रुटि हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, वो चाहे जोड़ हो या घटाना हो। ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। अभी हम लोग क्या है, जोड़ और घटाना तो हम लोग सीख लिए हैं। अब आगे देखो हम लोग पढ़ते हैं गुणा और भाग का। इसमें पहला क्या है, गुणा का। मान लिया कि कोई x ले लिया, कोई संख्या, और a और b का क्या किया, आपस में गुणा कर दिया है। अगर तुमसे पूछ लिया है कि तुमको ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि a के अंदर कितनी एरर है, परसेंटेज एरर या जो भी दिया रहेगा, कितना भी एरर है, जो कुछ भी है दिया रहेगा तुमको, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा x बटे x करेंगे। सबका हम पहले क्या करेंगे, आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, डेल्टा a बटे a। ठीक है, जो यहाँ पास गुणा है, ये गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जो त्रुटि होती है मैंने पहले ही बताया क्या होती है, हमेशा आपस में जुड़ती है। और b का क्या हो जाएगा, डेल्टा b बटे b। ठीक है, यही में ये हमारा क्या हो गया, आपेक्षिक त्रुटि हो गई।
अगर इसमें परसेंटेज रेज मतलब अगर तुमको सवाल में दिया रहेगा कि ए के अंदर कितने प्रतिशत त्रुटि है और बी के अंदर कितने प्रतिशत त्रुटि है, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो क्या करोगे, अब इसका प्रतिशत त्रुटि बनाओगे। तो प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100। मैंने क्या बताया था, आपेक्षिक त्रुटि में 100 का जब गुणा कर दे तो क्या बनता है, प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। तो तुम लोग को याद नहीं करना है, खाली समझना है। तो ये देखो, अगर ये देखा जाए तो पूरा क्या बन रहा है कि परसेंटेज त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि x की, ये क्या है, x की प्रतिशत त्रुटि, जो कि क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि a की प्लस प्रतिशत त्रुटि b की। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। गुणा वाले में क्या होगा, पहले क्या करना है, डेल्टा एक्स बटे एक्स करेंगे, ये करेंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो गुणा का हो गया। मान लिया भाग का देखते हैं, भाग दे दिया है भाई, मान लिया भाग लिख दिया एक्स बराबर ए बटे बी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस वैसे ही करना है। डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर क्या होगा, डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी हो जाएगा। अगर प्रतिशत त्रुटि दिया हो, ए और बी अगर प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है तो हमको क्या करना होगा, सबकी प्रतिशत त्रुटि बनानी होगी। ठीक है, चलो ये तो हमारा भाई हो गया। मान लिया कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं, मान लिया x बराबर लिख दिया तुमको a इंटू बी की पावर c, या कुछ भी पावर हो, ये c d, ये मतलब 10 9 8 7 6 5 कुछ भी पावर हो किसी की। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको लिए क्या करेंगे, डेल्टा x बटे x बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा a बटे a, गुणे की जगह पे क्या आएगा प्लस डेल्टा b बटे b, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं c। जो ये पावर होती है, पावर को क्या करते हैं, आगे लाके गुणा कर देते हैं। इसमें ध्यान देना कहाँ गुणा करते हैं, डेल्टा एक्स बराबर है, डेल्टा एक्स बटे एक्स बराबर डेल्टा ए बटे ए प्लस सी डेल्टा बी बटे बी। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। इसी तरह भाग में भी होता है, मान लिया लिखा हुआ तुम्हारा ए बटे बी की पावर सी, तो बस सेम वैसे ही होगा जैसे यहाँ हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बाकी अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे कह रहा है कि गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, यानी आर में जो त्रुटि है वो कितनी प्रतिशत की है, 1% की। तो इसके आयतन की गणना में त्रुटि क्या होगी, आयतन में त्रुटि हमको बताना है भाई। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये जो 4/3 पाई है, ये क्या है, एक फिक्स वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू में क्या होता है, कोई त्रुटि नहीं होती, तो ये क्या होगा, एररलेस हो गया, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर जो त्रुटि बनेगी वो क्या बनेगी, डेल्टा वी बटे वी बराबर क्या बनेगा, डेल्टा आर बटे आर की पावर कितना, डेल्टा आर बटे आर की पावर कितना, 3। अब यहाँ पास देखो आर की क्या दिया हुआ है, प्रतिशत त्रुटि। जब तुमको प्रतिशत त्रुटि दिया रहेगा तो सबको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत त्रुटि में बदलो। क्या करना है, 3 डेल्टा आर बटे आर, 3 क्या करते हैं, आगे से गुणा कर देते हैं, गुणे 100। इसका मतलब समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, पहले इसका मतलब बताओ। ये डेल्टा वी बटे वी इंटू 100, यानी कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत, इसको प्रतिशत बना लेना, ठीक है, त्रुटि जो बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे, ये क्या होता है, त्रिज्या में, आर क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो हमको यही तो बताना है ना, आयतन में प्रतिशत त्रुटि।
यही तो बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3। बोले त्रिज्या में कितने प्रतिशत की त्रुटि दी हुई है, 1% की। तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 3%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस ज्यादा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे देखो बात कर रहा है परिमाण की कोटि एवं कोटिमान। कोटिमान क्या होता है या कोटि क्या होता है, किसी परिमाण को सुगमता व सुलभता से दर्शाने के उद्देश्य से कार्य सहायक होता है। मान लिया कोई एक अमाउंट लिखना है या किसी चीज को लिखना है, मान लिया 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10, एक ऐसे करके लिखा, तो क्या इसको याद करना बहुत कठिन है। तो हम उसको सुगमता या सुलभता के लिए क्या करते हैं, इसको 10 की पावर में लिखते हैं। तो जो 10 की पावर में लिखते हैं उसी को क्या बोला जाता है, कोटि। जैसे मान लिया कोई एक संख्या a गुणे 10 की पावर, मान लिया क्या लिखा हुआ है b, तो यहाँ पर जो b होता है यही क्या होता है, कोटि, जिसको क्या बोला जाता है, पावर। यही कोटि का जो परिणाम होता है, कोटि का परिणाम क्या होता है, कोटिमान के बराबर होता है। ठीक है, यही क्या होता है, कोटिमान के बराबर होता है। जैसे कि एक कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की रेडियस पता है सबको कितनी होती है, ये होती है 6400 किलोमीटर। तुम लोग इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है, मतलब ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वैसे क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया हुआ है तब भी ध्यान। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, जो यहाँ a होता है, a क्या होना चाहिए, हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होना चाहिए। और ये क्या हो 10 से, सॉरी यहाँ पर 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर भी नहीं, 10 से छोटा होना चाहिए जो a होता है। यानी अगर यहाँ पास देखा जाए a क्या हो जाएगा, तो हम a को बनाएंगे तो ये क्या बनाएंगे 6.400 गुणे 10 की पावर क्या करेंगे 3। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 डिजिट हम क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्या बनाएंगे 10 की पावर 3। तो यहाँ पास अगर देखा जाए कि इसकी कोटि क्या है 3 है, लेकिन अगर कोटि मान पूछेगा तो क्या बताओगे। तो कोटि मान को बताने के लिए हम एक चीज जानेंगे, जो a है, यदि a है क्या हो 3.16 से बड़ा हो, a क्या हो 3.16 से बड़ा हो, तब 10 की पावर जैसे b है उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा कोटि मान होगा। या यदि a क्या हो 3.16 से छोटा हो, तब क्या होगा 10 की पावर जो b होती है यही क्या होगा कोटि मान होगा। बस कोटि मान के बारे में इतना ही है, अगर आप इसको ध्यान रखो, ठीक है, इसको ध्यान रखो आप लोग, यही हमारा क्या होता है। अगर a से क्या है 3.16 से बड़ा है, तो जो 10 की पावर होती है उसमें एक जोड़ के वही हमारा क्या होगा, एक जोड़ देंगे वही हमारा क्या होगा कोटि मान होगा। ठीक है, और हम एक चीज ये देखेंगे कि जो हमारा a होगा वो क्या होना चाहिए 10 से छोटा। देखो 6 क्या है 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। आगे क्वेश्चन देखो हम करते हैं। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, इतना किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में प्रोटॉन की संख्या, अब हमको प्रोटॉन की संख्या बताना है 1 किलोग्राम में कितने प्रोटॉन आएंगे। तो देखो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.67 गुणे 10 की पावर -27 है। ठीक है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना है, तो हमको क्या बताना है 1 किलोग्राम प्रोटॉन में कितनी संख्या। तो माना 1 किलोग्राम में
n प्रोटॉन। यहाँ पास अब तुमको क्या है, 2 यूनिट्स मिल गई हैं, ठीक है, दो भौतिक राशि मिल गई, दो, ठीक है। हमको क्या है, नंबर बताना है कितने प्रोटॉन होते हैं ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम है, ठीक है। काम करते इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, सॉरी लिखा रहने दो। तो एक काम करते, 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्रोटॉन बटे कितना हो जाएगा, 1.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 27, ठीक है। यहाँ पास एक काम करते हैं, 1 बटे क्या लिखा हुआ, 1.67, 1 बटे 1.67, और ये 10 की पावर माइनस का 27 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 बटे 1.67 हम लोग जब करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, तो हमारा उत्तर आता है लगभग 0.6 के बराबर आता है। 0.6 गुणे 10 की पावर क्या करते हैं, 27। तो यहाँ पास देखो 0.6 हमारा क्या है, a है, और a क्या है, 1 से कम हो गया है, तो 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, दशमलव को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे यहाँ पास क्या बनेगा, 10 की पावर 26, 10 की पावर क्या बचा, 26। अब यहाँ पर 6 देखो क्या है, 3.16 से बड़ा है, 6 क्या है, 3.16 से बड़ा है, दिख ही रहा है सबको। तो यहाँ पास कोटि मान क्या हो जाएगा, कोटि मान क्या हो जाएगा, 10 की पावर 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 27, ठीक है। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 3.84 गुणे 10 की पावर 5, कोटि मान क्या होगा, देखो 3.16 से क्या है, 3.16 से बड़ा है 3.84, तो यहाँ पास कोटि मान क्या हो जाएगा, कोटि मान क्या हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर 5 में एक और जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या होगा, 10 की पावर 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको ये समझ में आया होगा। अगर जिसका पहला लेक्चर छूट गया है तो वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन वगैरह बताई गई हैं, यूनिट को कैसे बदला जाता है, अगर वो किसी का छूट गया हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पहले लेक्चर की, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। बाकी इतना जो लेक्चर आप लोगों को मिला ये सफिशिएंट है, आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगाएं। बाकी हमारा जो अगला चैप्टर है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, वेक्टर, सदिश एवं अदिश विश्लेषण, ठीक है। उसको हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।